E1 इंटरफेसेस वर्क करते हैं। तो फिलहाल इतना याद रखिए। फिर नेक्स्ट है कि पनकम मक्स का कौन सा कार्ड रिमोटली मॉनिटर कर सकते हैं वोल्टेजेस लेवल को। तो ये DSC कार्ड है उसका, उससे हम लोग वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज जो भी है मक्स का, उसको NMS के थ्रू हम लोग रिमोटली मॉनिटर कर सकते हैं DSC के थ्रू, है ना। तो ये कार्ड पनकम मक्स का है। तो आप पनकम और वेबफिल दोनों देख लेना कि वेबफिल में कौन कौन से कार्ड लगते हैं और PCL मक्स में कौन कौन से कार्ड लगते हैं। खास करके PCL मैंने पनकम का जो मॉडल नंबर जो 100 है, PCL 100, वो देख लीजिएगा। अब पनकम 30 नहीं चलते, जनरली 100 वाले चलते हैं। तो PCL का जो VMux 100 वाला जो मॉडल है, उसके सभी कार्ड देख लेना और स्लॉट नंबर देख लेना, है ना। 55 नंबर है नंबर ऑफ जोन्स इन इंडियन रेलवेज। अब 18वां जोन जो है वो है साउथ कोस्ट रेलवे। नया जोन अभी 2019 में इफेक्टिव हुआ है, वो साउथ कोस्ट रेलवे है और उसका जो हेडक्वार्टर है वो है विशाखापट्टनम, यानी वाइजग है। तो ये हमारा 18वां जोन है ना। कोलकाता मेट्रो को पहले ही जोन में शामिल कर लिया गया है, वो 17वां जोन था, बट अभी हमारे पास में 18th नंबर का जोन आ चुका है, साउथ कोस्ट रेलवे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। 56 नंबर, मैक्सिमम नंबर ऑफ LC गेट्स दैट कैन बी कनेक्टेड टू ए डाउनलाइन डायरेक्शन ऑफ ए वे स्टेशन। अब डाउनलाइन लिखा ऑफलाइन लिखा उससे मतलब नहीं है, मतलब है कि LC गेट से। यहाँ पे क्वेश्चन में जो मेन हमारा फोकस पॉइंट होना चाहिए वो है इलेक्ट्रॉनिक LC गेट। कितने गेट होना चाहिए गेट फोन? हाँ, अब आंसर ठीक लगा हुआ है, बट आपको क्रॉस चेक करना है जरूर कि 6 होते हैं उसमें, है ना। नेक्स्ट है RTU पूछ रहा है, यानी जो डेटा लॉगर यूनिट जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं LC गेट के ऊपर, LC गेट के तरफ या रिमोट लोकेशन पर, तो वहां पर जो RTU लगता है यानी डेटा लॉगर लगता है, सीधी सी बात है, उसको हम लोग 6 कॉर्ड के कौन से पेयर पर चलाएंगे। तो 6th नंबर जो हमारा कॉर्ड है, 6th कॉर्ड, वो इसके लिए अलॉटेड है ना। तो 6 कॉर्ड में आपका पता ही है कलर कोड क्या होता है, ब्लैक व्हाइट एंड रेड स्लेट या रेड ग्रे, इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा ब्लैक व्हाइट एंड रेड ग्रे। ठीक है, RTU पे ध्यान रखिएगा। RTU यानी डेटा लॉगर के संदर्भ में पूछा हुआ है, क्योंकि आपको RTU शब्द क्वाड एलोकेशन में नहीं मिलेगा। 6 क्वाड का जो हम लोग एलोकेशन चार्ट पढ़ते हैं विथ OFC एंड विदाउट OFC, उसमें RTU शब्द नहीं लिखा हुआ है, उसमें DL लिखा होगा, डेटा लॉगर लिखा होगा, BPSC मिलेगा, TAWS मिलेगा, लेकिन RTU नहीं मिलेगा। तो RTU डेटा लॉगर ही है, मिनी डेटा लॉगर जो LC गेट लोकेशंस पे लगते हैं, LC गेट्स पे, वहां पर हम लोगों को 6ठे क्वाड से कनेक्टिविटी देनी होती है। 59 नंबर है लूप रेसिस्टेंस पूछ रहा है किसका? 0.63 मिलीमीटर केबल का। तो 128 होता है, याद रखिएगा, है ना। और 0.5 का कितना होता है? 184। अभी आपको याद रखना है 184। तो 0.5 mm का लूप हम लोग 184 ohms याद रखेंगे। ठीक है, चलिए 60 नंबर है इन ए ट्रांजिस्टर विच पार्ट इज थिन एंड लाइटली डोप्ड। एक ट्रांजिस्टर में 3 पार्ट होते हैं, बेस, कलेक्टर एंड एमीटर। तो उसमें से जो बेस वाला जो रीजन है, बेस रीजन, वो हमारा लाइटली डोप्ड होता है। ठीक है, PCM यूजेस, 61 नंबर क्वेश्चन है, PCM पल्स कोड मॉड्यूलेशन यूजेस विच काइंड ऑफ कोडिंग टेक्निक। तो PCM यानी जाहिर सी बात है हम लोग यहाँ पे PDH की बात कर रहे हैं, SDH की बात कर रहे हैं, तो वहां पर HDVT जो हाई डेंसिटी बाइपोलर जो हमारा
ये है HDV3 कोडिंग टेक्निक इस्तेमाल की जाती है ना। तो यहाँ PCM पूछा है, बहुत जगह PDMux वगैरह भी पूछते हैं इसमें सवाल में ना, PCM की जगह पे यहाँ पे PDMux या PDH भी पूछ सकते हैं। तो PDMux अभी रहे तो भी लाइन कोडिंग टेक्निक HDV3 ही होगा, और PCM लिखा हुआ है तो भी आपको HDV3 ही देखना है यहाँ पे। चलिए 62 है, बैंडविड्थ पूछ रहा है STM16 का, है ना। STM16 का बैंडविड्थ कितना होता है, तो 2.5 Gbps होता है। STM1 का कितना होगा, 155 याद रखोगे तो भी चलेगा, 52 याद रखोगे तो भी चलेगा, है ना। STM4 का कितना होगा, 622, और STM16 का 2.5 Gbps, है ना। तो इससे मिलते जुलते दो तीन तरह के सवाल आते हैं। एक तो बैंडविड्थ से रिलेटेड आ गया, यहाँ पे डेटा रेट भी लिखा हो सकता है बैंडविड्थ की जगह पे, है ना। तो यहाँ पे डेटा रेट भी लिखा हो सकता है। अब डेटा रेट कितना है, तो STM1 का 155 है, STM4 का 622 है, और STM16 का 2.5 Gbps है। अब देखिए क्वेश्चन एक और इसमें पूछता है, नंबर ऑफ इवन्स सपोर्टेड बाई एन STM1, STM4, STM16। तो इवन के ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि कितने इवन किस में, STM1 में कितने इवन, यहाँ पर 63 इवन होंगे, ठीक है। अब STM4 में कितने होंगे, 63 इंटू 4, आपको इस तरीके से याद रखना है। अब 63 इंटू 4 भी लिखा होता है कहीं पे, और नहीं तो मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, है ना। 252 कर देंगे, 4 12 6 6 24 1 25, तो 252 इवन्स भी लिख देंगे, ऐसा भी हो सकता है। और अगर STM16 होगा तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको याद रखना है, और मिलते जुलते क्वेश्चन यही आते हैं जनरली। हमने जो देखा है कि STM से रिलेटेड आपको ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, या तो जैसे मैंने पहले जिक्र किया था कि इवन की हायरार्की में कौन सा मतलब E1, E2, E3, E4 में कौन सा सपोर्ट SDH नहीं करता है, एक तो ये सवाल था। बैंडविड्थ का क्वेश्चन आता है डेटा रेट के संदर्भ में, और E1 के संदर्भ में आता है ना। तो यहाँ पर इस तरीके के आएंगे। अब इसी में चैनल बना देगा, इसमें चैनल भी बना सकता है, इसका कोई भरोसा नहीं है क्वेश्चन सेटर का। तो 63 इंटू E1 कर देगा, तो वहाँ पे आपको एक E1 में 30 चैनल होते हैं, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो मल्टीप्लिकेशन कर करके आपको चीज़ों को याद रखनी पड़ेगी। फिलहाल इस क्वेश्चन में इतना पॉसिबल सॉल्यूशन था जो हमने डिस्कस किया। रेंज ऑफ VHF 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज, लेकिन इसी में अब रेलवे का जब रेंज पूछेगा, रेंज फॉर रेलवे, तो कहां से कहां तक जाएगा, 146.2 मेगाहर्ट्ज से कितना, 167.9, ठीक है। पहले हम लोग खूब पढ़ते थे 146 से 174, बट अभी जो क्वेश्चन आ रहे हैं एज पर स्टैंडर्ड वो ऐसे आ रहे हैं, उसमें 146.2 मेगाहर्ट्ज से 167.9 मेगाहर्ट्ज लिखा हुआ आएगा। तो ये रेलवे का है, लेकिन ये जो दिखा रहा है यहाँ पे 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज, ये हमारा VHF रेंज है। और ये वाला जो दिया हुआ डी ऑप्शन, ये किसका रेंज है, ये UHF का रेंज है। हाँ, तो देखो VHF जो हम लोग 5 वाट का VHF है, 25 वाट VHF सेट जो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ये 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज के बैंडविड्थ में इसमें रेंज में इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए हमारे सारे जितने भी VHF सेट्स हैं देखो सब 300 से नीचे ही हैं। लेकिन जो UHF कम्युनिकेशन है, UHF कम्युनिकेशन जैसे हमारे जो LT है, GSMR वगैरह है, वो सब UHF में चलते हैं। GSMR, टेट्रा, LT, ये सब आपके 300 से ऊपर के बैंड में काम करते हैं, है ना। आप लोगों ने GSMR पढ़ा होगा, 890 के हर्ट्ज में
890 से 915 और 935 से 960 तक का बैंड इस्तेमाल होता है वहाँ पे अपलिंक डाउनलिंक के लिए, तो वो UHF रेंज में है। हम LT जो इस्तेमाल करते हैं 4G 5G सब, वो जो LT हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं टिकास के लिए, वो UHF बैंड में ही या UHF के रेंज में ही एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो GSMR का, टेट्रा का और LTE का, तीनों का आप लोग अपलिंक फ्रीक्वेंसी और डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी का चार्ट देख लेना, है ना। UHF का बैंड क्या है, रेंज क्या है, 300 मेगाहर्ट्ज से 3000 यानी 3 गीगाहर्ट्ज का रेंज है। इसी में से GSMR का डाउनलिंक अपलिंक का फ्रीक्वेंसी का रेंज होगा, टेट्रा का होगा और अपना LT का भी होगा। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन 64 नंबर लीव करते हैं इसको, ये रिलेवेंट नहीं है हमारे लिए, बट आप अपने डिवीजन का जरूर देख लेना। रेलनेट का जो बैंडविड्थ है आपके डिवीजन में कितना लिया हुआ है। कुछ हद तक, कुछ साल तक पहले 88 Mbps की बैंडविड्थ पे हम लोग काम करते थे, अभी वो 100 कहीं कहीं 200 Mbps तक चली गई है। तो आप लोग जरूर इसको अपने अपने डिवीजन के करस्पॉन्डिंग पता कर लेना रेलनेट ऑफिस से कि हमें अभी जो बैंडविड्थ मिल रही है, ये हमारी जो कनेक्टिविटी MPLS से बनी हुई है डिवीजन की, वो कितने Mbps की है ना। तो आप जिस भी डिवीजन से बिलोंग करते हैं, आप लोग अपने डिवीजन का रेलनेट बैंडविड्थ कोई भी कंसर्न SSC जो भी रेलनेट के हैं उनसे पूछ लेना। तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। 65 नंबर सिंपल है, बहुत आसान है, हम लोग हर दिन पढ़ते आ रहे हैं इसको। IP6 एड्रेस का नंबर ऑफ बिट 128। ठीक है, चलेगा। चलिए अभी आगे चले। SNR, सिग्नल टू नॉइज रेशियो, SNR को बोलते हैं सिग्नल टू नॉइज रेशियो। तो सिग्नल हमेशा नॉइज से ज़्यादा होना चाहिए, यानी रेशियो हाई होना चाहिए। ट्रांसमीटर का जो सिग्नल SNR रेशियो है वो हाई होना चाहिए। उसी के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा है कि फॉर ए गुड रिसेप्शन, यानी जो रिसीवर है वो कब रिसीव करेगा अच्छा, जब ट्रांसमीटर का जो SNR है वो हाई होगा। सो हाई इज द गुड कंडीशन फॉर ट्रांसमीटर्स। सिग्नल टू नॉइज रेशियो जो है, या सिग्नल टू लिखना छूट गया है, सिग्नल टू नॉइज रेशियो, ये SNR जो रेशियो है वो हाई होना चाहिए ट्रांसमीटर के केस में। 64 नंबर है, एज पर टेलीकॉम मैनुअल 2021 सेक्शन इंचार्ज और JESSC शुड इंस्पेक्ट द टेलीकॉम अर्थ। तो टेलीकॉम अर्थ साल में एक बार करना होता है, तो आप बस ये मान के चलिए एनुअली आपको करना है। मंथली क्या करेंगे, अब चलो इसी पर डिस्कस कर ले हम लोग। कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था जो ट्रांसमिशन जो लॉस टेस्टिंग है वो मंथली होगी। क्वार्टरली क्या होगा, क्रॉस टॉक टेस्ट और सोफो टेस्ट, ये आपका क्वार्टरली होगा। हाफ ईयरली होता है मक्स के केस में। मक्स में हम लोग कुछ प्रिवेंटिव टेस्ट हैं वो हम लोग हाफ ईयरली करते हैं, है ना। केबल से रिलेटेड तो यही है। अब यहाँ एनुअल में यहाँ पर अर्थ टेस्ट भी है और इंसुलेशन, ये है ना। चलेगा। गैस डिस्चार्ज ट्यूब, गैस डिस्चार्ज ट्यूब किस संदर्भ में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन दिया है इम्पीडेंस मैचिंग में, इम्पीडेंस मैचिंग में बिल्कुल भी नहीं होता। सर्ज प्रोटेक्शन में, यस सर्ज प्रोटेक्शन में होता है। वोल्टेज लेवल कन्वर्जन नहीं, AC से DC, DC को AC या वोल्टेज लेवल को ड्रॉप कराना, ये इसका काम नहीं है, है ना। वोल्टेज को रेगुलेट करने का भी काम GD ट्यूब का नहीं है। और फॉर अचीविंग अ बेटर सिग्नल टू नॉइज रेशियो, इसके लिए हम लोग GD ट्यूब इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो जो MOV है और GD ट्यूब है, ये हमारे सर्ज प्रोटेक्शंस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं।
और एमओबी के संदर्भ में एक चीज़ और याद रखिएगा कि एमओबी क्लास डी प्रोटेक्शन में मैक्सिमली इस्तेमाल होते हैं, मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर बोलते हैं। ये क्लास डी टाइप का जो एसपीडी हमारा, उसमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है एमओबी। ये सर्च प्रोटेक्शन का आप लोग मैनुअल में पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा दिया हुआ है, मैनुअल में भी इसके बारे में चर्चा किया हुआ है ना। इसमें सर्च अगर आप सर्च करेंगे इस तरीके से सर्च लिख के, तो सर्च के बारे में यहाँ पे टोटल 14 कीवर्ड हैं, उसमें से एक जगह ये हूबहू सेम लाइन आपको मिलेगी जीडी ट्यूब से रिलेटेड, है ना। देखो, लाइटनिंग एंड सर्च प्रोटेक्शन में यहाँ पर ऊपर नीचे कहीं पढ़ा था मैंने, इसमें जिक्र किया है जीडी ट्यूब का, है ना, कहीं तो है। देखो यहाँ पे लिखा है, ये 21.5.1.5 जो पैरा है, इसमें लिखा है सर्ज एंड लाइटनिंग प्रोटेक्शन अरेंजमेंट शुड बी प्रोवाइडेड एट 230 वोल्ट एसी मेन्स एंड आउटपुट ऑफ पावर सप्लाई so as to protect the electronic modules from damage. The arrangements may include GD tubes, MOVs and fuses. ठीक है, तो ये जो पॉइंट अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे ये उसी से रिलेटेड है कि सर्ज प्रोटेक्शन से बचाव के लिए हम लोग GD ट्यूब का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो काफ़ी कुछ है इसमें, जब इसको अगर पढ़ें और एक बार अंडरलाइन करते चले जाए ना, तो आई थिंक बहुत सारे आपके ऑब्जेक्टिव जो हैं इसे तो मिलने ही मिलने हैं। ठीक है, इसमें हम लोग सर्च प्रोटेक्शन राइट आंसर था, देख भी लिया हमने थोड़ी देर पहले। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। हाउ मेनी LAPs अ सीनियर सुपरवाइजर कैन सैंक्शन टू हिज सबऑर्डिनेट्स इन ए कैलेंडर ईयर। तो ये सबको पता है, 15 हम लोग कर सकते हैं, बट इसमें भी रूल है। ओपन लाइन स्टाफ जो सेफ्टी से रिलेटेड हमारा जो स्टाफ है, सेफ्टी कैटेगरीज के जो स्टाफ हैं, उनके संदर्भ में एक सर्कुलर बीच में भी आया था कि एक सुपरवाइज़र, सीनियर सुपरवाइज़र मैक्सिमम अपने कैपेसिटी में वो अपने सबऑर्डिनेट को सिर्फ 15 दिन की छुट्टी दे सकता है साल भर के भीतर। उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होगी 15 दिन की। तो कहीं ना कहीं इसको सेफ्टी से रिलेटेड माना गया है कि सेफ्टी में एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट रहती है, तो किसी एम्प्लॉय को कोई भी सीनियर सुपरवाइजर 15 दिन से ज़्यादा की छुट्टी नहीं दे सकता। 71 नंबर है, E स्टैंड्स फॉर 4GLT। तो लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन हमारा फुल फॉर्म होता है। अब लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन में जो E है उसका मतलब आपने सुन ही लिया, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन बोलते हैं इसको। LT का मतलब लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, ये फुल फॉर्म भी आता है बहुत जगह, है ना। और LT का एक छोटा सा मेरे पास यहाँ फोटो भी था, ये देखिए, इसमें कैटेगरी बनी हुई है कि कैसे कैसे हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, है ना। तो GPRS 1G 2G फिर 3G, उसके बाद आया 4G। 4G में भी अलग अलग कैटेगरीज हैं। 4G में पहले LT के बाद फिर LT एडवांस आया, फिर LT एडवांस के बाद LT एडवांस प्रो आया, फिर प्रो में भी अभी जो LT एडवांस प्रो में भी आगे चल के 2 कैटेगरीज बनी, 500 Mbps और 1 Gbps की। अभी हम लोग 5G पर आ चुके हैं, है ना। LT में ही अभी हमारा जो रेंज और आगे जा चुका है, 5G की तरफ हम लोग आ चुके हैं। तो ये जो प्रो है, प्रो का ही समझ लो कि अपग्रेडेड वर्जन है, 5G है ना। तो 4G में भी अलग अलग कैटेगरी हैं, 5G अभी लेटेस्ट चल रहा है ना। और 5G में एक टेक्निक है जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वो है, या मैक्सिमली हम लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो है BDMA बोलते हैं, बीम डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। जैसे आपने CDMA सुना है, FDMA सुना है, वैसे ही एक टेक्नोलॉजी है, एक एक्सेस टेक्निक है, उसको बोलते हैं BDMA,
बीम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग मल्टीपल एक्सेस, BDMA बोलते हैं, है ना। और जो एंटीना इस्तेमाल कर रहे हैं उसका एक कैटेगरी है, उसको बोलते हैं मीमो टाइप के एंटीनास, मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट हम इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब मीमो टाइप के एंटीनास के सेंस में ये शब्द इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे, मीमो एंटीनास, है ना। तो मल्टीपल एक्सेस जो टेक्निक है वो BDMA है, और एंटीना जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं अपने 5G में या करने जा रहे हैं वो है मीमो टाइप का, मल्टीपल इनपुट्स मल्टीपल आउटपुट्स। ठीक है, अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो यही इतना बनेगा। और फिर इसमें एक ये भी है ई नोड बी करके एक हमारा जो अरेंजमेंट है LT में, उसके ऊपर भी एक दो क्वेश्चन हमने देखा हुआ है कि ई नोड बी का जिक्र कौन सी टेक्नोलॉजी में किया जाता है, या EPC करके एक है, EPC एक शब्द इससे मिलता जुलता है जिस पर क्वेश्चन आया हुआ है, वो है EPC, इवॉल्व पैकेट कोर। क्या बोलते हैं इसको? इवॉल्व्ड पैकेट कोर, EPC, है ना। तो ये EPC पे भी फुल फॉर्म पूछा हुआ है, एक दो सवाल आए हैं। ई नोड बी से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, EPC से रिलेटेड आया हुआ है, या LT के फुल फॉर्म से रिलेटेड आया है। ये 5G का मीमो और BDMA तो अभी नहीं आया है कहीं पर, बट फिर भी आप लोग ध्यान रखिएगा इसका, है ना। EPC पे सवाल आया हुआ है, EPC का फुल फॉर्म क्या है? इवॉल्व्ड पैकेट कोर बोलते हैं इसको। 72 नंबर जो है वो क्या है? फॉल ऑफ पोटेंशियल मेथड फॉर अर्थ टेस्टिंग। जो हम लोग अर्थ टेस्ट करते हैं, अर्थ रेसिस्टेंस की वैल्यू जो मेजर करते हैं, उसके लिए आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि हम लोग स्पाइक्स इस्तेमाल करते हैं। एक तो टेस्ट रॉड होता है, अर्थ रॉड होता है, और दो हम लोग स्पाइक्स इस्तेमाल करते हैं जो दो अलग अलग लोकेशंस पे उसको हम लोग जमीन के अंदर दबा देते हैं। और मीटर में 4 प्रोब होते हैं, P1 C1 P2 C2। P1 C1 हमारा कॉमन रहता है, शॉर्ट रहता है, जो कि अर्थ रॉड से कनेक्ट कर देते हैं, और जो P2 C2 है वो उन रॉड से कनेक्टेड होता है। C1 जो होता है वो जो सबसे अंत में जो कनेक्ट होता है रॉड दूर वाला, उसको C2 रॉड C2 बोलते हैं, और बीच में जो हमारा जो स्पाइक आता है अर्थ रॉड से और वो C2 वाले रॉड के बीच में, उसको P2 बोलते हैं, है ना। तो एक बहुत अच्छा नोट्स है कैमटेक का, आप लोग को मैं शेयर कर दूंगा, आप इसको पढ़ना। बहुत बेहतरीन बनाया इन्होंने कि अर्थ कैसे टेस्ट करते हैं और उसमें डिस्टेंस कैसे ये 30 मीटर हम लोग लेके चलते हैं, है ना। हमारा जो अर्थ रॉड होता है उसकी जो लंबाई होती है उसका 10 टाइम्स हम लोग डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, 10 टाइम्स। ये स्पाइक्स कैसे धंसाएंगे ज़मीन के अंदर, उसका एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। अर्थ रॉड जनरली हम लोग कितने मीटर का इस्तेमाल करते हैं? 3 मीटर। 3 मीटर का, तो उसका जो 10 टाइम्स करेंगे तो 30 मीटर होगा। इसलिए हमारा ये जो C वाला जो रॉड है वो 30 मीटर के डिस्टेंस पे जाता है लगभग। और ये जो बीच वाला जो रॉड है, स्पाइक है, P स्पाइक जो है, ये रॉड है, ये इस 30 मीटर का 61.8% जहाँ पर आएगा, लगभग 20 मीटर के आसपास आएगा ये, तो 20 मीटर पे हम लोग इसको जमीन के अंदर दबा देते हैं। कहाँ से? अर्थ जहाँ पे लगा हुआ है अर्थ इलेक्ट्रोड, वहाँ से। अर्थ इलेक्ट्रोड अंडर टेस्ट बोलते हैं, या इसको टेस्ट रॉड बोलते हैं, और इनको हम लोग पोटेंशियल रॉड बोलते हैं, इसको करंट रॉड बोलते हैं। और ये आपका मीटर में कनेक्टेड होता है। P1 C1 देखिए कैसे शॉर्ट किया हुआ है, P2 यहाँ कनेक्ट हो गया और C2 यहाँ कनेक्ट हो गया, है ना। बट ये डिस्टेंस ऐसा क्यों रखा गया? 61.8% कहाँ से आया? इसके पीछे की पूरी जो थ्योरी है वो इस पैम्पलेट में बनाया हुआ है, इसके कैमटेक के पैम्पलेट बहुत अच्छा बनाया इन्होंने। और ये जो मेथड है जिससे हम ये टेस्टिंग कर रहे होते हैं अर्थ रेसिस्टेंस को, उस मेथड को बोलते हैं फॉल ऑफ पोटेंशियल टेक्निक, FOP बोलते हैं। और ये जो डिस्टेंस है आपका सेकंड जो फर्स्ट रॉड है, ये यहाँ से ये वाला जो C रॉड है ये 30 मीटर हो गया, तो 30 मीटर का जो 61.8% की दूरी पर जाके ये रॉड आपका लगेगा।
यानी ये आपका P2 है, P जो लिखा है ये P2 है, ये C2 है। P1 C1 तो इधर शॉर्ट हो गया, बट ये P2 है और ये C2 है ना। तो सवाल जो पूछा हुआ है कि इन फॉलोअप पोटेंशियल मेथड फॉर अर्थ टेस्टिंग द डिस्टेंस बिटवीन P1 एंड P2, P1 और P2 का डिस्टेंस क्या होगा। अलग अलग परसेंटेज दिया हुआ है और डिस्टेंस बिटवीन P1 एंड C2 का कितना परसेंट का डिस्टेंस होगा P1 और P2 के बीच में। तो देखिए इसमें लाइन्स अगर ढंग से पढ़िएगा तो 62.6% दिया है, ये तो ऐसे ही गलत है क्योंकि 62.6% का कोई जिक्र ही नहीं है। 61.4% का भी जिक्र नहीं है, जिक्र है 61.8% का। तो आपको इस परसेंटेज को याद रखना है कि 61.8% की चर्चा होती है फॉलोअप पोटेंशियल मेथड में, और ये 68.1% ऑफ द डिस्टेंस किसका, P1 और C2 का। मतलब ये जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, आ गया, ये आपका P1 है, मैं यहाँ पे ये P2 है और ये C2 है, और ये P1 C1 तो यहाँ शॉर्ट ही है। तो मतलब ये जो डिस्टेंस है P1 से लेके C2 का, इसका 61.8% यहाँ आता है जहाँ पर ये P2 रॉड लगा है। और ये हम लोग रॉड 3 मीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका 10 टाइम्स हम लोगों को लेंथ लेना है करंट रॉड के लिए, ये करंट स्पाइक के लिए, इसलिए ये डिस्टेंस हमारी लगभग 30 मीटर आती है। और ये 30 मीटर का अगर हम 61.8% निकालें लगभग, तो ये हमारी लगभग 20 मीटर के आसपास ये रॉड आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा? तो ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है इस तरीके का। इसमें नीचे समझाया हुआ है कि कैसे हम जोड़ते हैं, और जो करंट फ्लो होता है वो कैसे हम लोगों को यहाँ से यहाँ के बीच में करंट का कनेक्टिविटी लेनी है, करंट का परिमाण लेना है, और इस रॉड के बीच में और इस रॉड के बीच में हम लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस लेना है। और ये जो V है ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है P1 माइनस P2 का, और वो जो I है वो I है हमारा इस करंट रॉड से जो करंट बह के निकला है इधर, ये है मेरा I, है ना। तो इन दोनों रॉड का डिफरेंस P1 और P2 का, ये हमारा P1 है और ये हमारा P2 है, इनका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया V। और यहाँ से जो करंट लिख करके इस करंट कंडक्टर से होते हुए, करंट रॉड से होते हुए, C रॉड से होते हुए जो रिटर्न हो रहा है वो है I। तो इन्हीं तीनों पैरामीटर पे हमारा रॉड और दो तरह के वैल्यूज पे हमारा ये R कैलकुलेट होता है, और यही R है अर्थ रेसिस्टेंस। इसको बोलते हैं E रेसिस्टेंस, अर्थ बोल सकते हो या अर्थ रेसिस्टेंस बोल सकते हो। तो ये फार्मूला कैसे काम करता है, फॉलोअप पोटेंशियल पे डिस्टेंस कितना रखना है, 61.8%। ये थोड़ी चीज़ें हैं, अपने को याद रखिएगा कि टेस्टिंग के लिए, अर्थ टेस्टिंग के लिए हम लोग फॉलोअप पोटेंशियल मेथड का इस्तेमाल करते हैं। 61.8% जो होता है वो क्या होता है, वो ये डिस्टेंस होता है, ये वाला। ठीक है, तो ये मैं शेयर कर दूंगा, आप वापस पढ़ लेना इसको। 73 नंबर है टाइप ऑफ कनेक्टर कंपैटिबल विथ स्टैंडर्ड फॉर्म फैक्टर प्लगेबल डिवाइस, यानी ये कह रहा है SFP डिवाइस। SFP डिवाइस में कौन सा कनेक्टर लगता है, LC कनेक्टर लगता है, लूसेंट कनेक्टर लगता है। आपने STM में देखा है इस चीज को, है ना, STM में हमने इस कनेक्टर को देखा है। चलिए ओके, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके का है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ ए टेलीकम्युनिकेशन एसेट, मतलब हमारा जो टेलीकॉम एसेट है वो साल दर साल पुराना हो रहा है, उसकी कोडल लाइफ धीरे धीरे कम हो रही है, तो उसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो भी धीरे धीरे कम होती है, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। मतलब जो आज था 1 साल के बाद उसकी वैल्यू डिग्रेड हो जाएगी, मनी वैल्यू, सामान तो पुराना हो ही रहा है, उसकी मनी वैल्यू भी डिग्रेड हो जाएगी। और कोडल लाइफ जब पूरी हो जाती है उस टाइम पर हमारा उस एसेट का क्या वैल्यू होगा वो कोडल लाइफ के कैलकुलेशन से ही निकलता है ना। तो उसको हम लोग रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का एक फार्मूला चलता है,
उसको कहते हैं ROD इक्वल्स टू 1 बाई कोडल लाइफ ईयर, कोडल ईयर्स बोल सकते हो आप इसको, इनटू 100%। मैं इसको थोड़ा सा सरकाता हूं नीचे, देखिएगा जो फॉर्मूला है वो इस तरीके का है। कहाँ गया? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू 1 बाई कोडल ईयर्स या कोडल लाइफ इनटू 100%। 100%। अब यहाँ पे अगर फॉर्मूला बिठाना होगा तो कैसे बिठाएंगे? जैसे 120 मंथ है तो 120 मंथ कितना साल हो गया? 10 साल हो गया। मतलब हमारा एक आइटम है जिसका कोडल लाइफ 10 ईयर्स है। 120 मंथ मतलब 10 ईयर्स कोडल लाइफ हो गया। तो 120 मंथ्स यानी 10 ईयर्स कोडल लाइफ, तो इस फॉर्मूला में अगर बिठाएंगे तो 1/10 हो जाएगा इंटू 100, तो कितना परसेंटेज आएगा हमारा? 10% आएगा। ये जो फॉर्मूला अभी ये यहाँ से हट नहीं रहा, बट यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है 10%। तो ये कैसे आता है? इसी फॉर्मूला पे आता है। ये फॉर्मूला याद रखिएगा आप लोग, 1 बाई कोडल लाइफ ईयर इंटू 100%। अगर किसी डिवाइस का कोडल लाइफ 5 साल है, जैसे कंप्यूटर है उसका 5 साल है, तो उसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होगा? 20% वैल्यू होगी। गुड। और किसी का अगर मान लीजिए कि 8 साल है तो 12.5%। तो ऐसे ही कंप्यूटर वगैरह जो जनरली जो मिलता है ऑफिशियल यूज़ के लिए, उसकी जो कोडल लाइफ है, जैसे 4 साल पहले थी अभी 5 साल हो गई है, चेंज होती रहती है। तो अगर मान लीजिए कि कोडल लाइफ पूरी हो चुकी है, उस लैपटॉप को या पीसी को आप रिटेन करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं पर्सनल यूज के लिए, तो रेलवे को कितना लौटाना पड़ेगा? जितना उसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन के हिसाब से रेट बैठ रहा होगा, यानी 20% आपको पेमेंट करनी पड़ेगी उस एसेट की। क्लियर हो रहा है? अगर 50,000 का अगर हमने लैपटॉप लिया है और 5 साल का कोडल लाइफ है, तो 20% जो है पेमेंट है वो हमें रेलवे को लौटाना पड़ेगा, अगर उस लैपटॉप को हम 5 साल के बाद भी अपने पास रखना चाहते हैं। तो आप पर्सनल यूज के लिए, रेलवे के यूज के लिए नहीं, पर्सनल यूज के लिए अगर आप उसको रिटेन कर रहे हैं तो फिर आपको उतना पैसा पेमेंट करना पड़ेगा। नहीं तो फिर आप डीसेट कीजिए, उसको वापस रेलवे को लौटाइए, रेलवे फिर उसको यूज करेगी, उसका जो डेप्रिसिएशन वैल्यू है वो उससे अर्न करेगी। तो इसी तरीके के कैलकुलेशंस आते हैं कि अगर कोई आइटम हम रिटेन कर रहे हैं तो उसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है, और उस हिसाब से एज ऑन डेट उसकी वैल्यू क्या है, डेप्रिसिएशन वैल्यू क्या है। वुडन आइटम का नहीं होता कुछ भी। वुडन आइटम का अगर कोडल लाइफ पूरा हो गया तो वो 0 वैल्यू हो जाती है, बट उसको डीसेट करना होता है। फर्नीचर आइटम जो है, अगर वो मेटल फ्रेम है तो उसका कुछ निकलेगा, मेटल बॉडी है तो, अगर वुडन है तो फिर उसका 0 वैल्यू है, नो स्क्रैप वैल्यू। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन, आप लोग फील्ड में काम करते हो, आपसे मिलता जुलता क्वेश्चन है ये, कि अगर कहीं पर कोई केबल कट होती है अनऑथराइज व्यक्ति के द्वारा या कोई वर्क चल रहा है उसके वजह से, तो पेनाल्टी का जो टर्म है जेपीओ के थ्रू वो क्या है? उसमें अलग अलग है, 6 क्वाड है तो अलग है, ओएफसी है तो अलग है, और 6 क्वाड एंड ओएफसी दोनों कट गई तो क्या लेंगे? तो कॉस्ट ऑफ डैमेज जो होता है वो कैटेगरी इस तरह की चलती है। ओनली क्वाड केबल है तो 1 लाख, ओनली ओएफसी है तो 1.25 लाख, और अगर क्वाड और ओएफसी दोनों है तो 1.5 लाख, और इलेक्ट्रिकल केबल है तो 1 लाख, है ना। तो ये पहला जो ऑप्शन है 1 लाख, 1.25 लाख और 1.5 लाख, ये ही हम लोगों को जेपीओ में मेंशन है। सिर्फ क्वाड केबल है तो 1 लाख, सिर्फ ओएफसी है तो 1.25 लाख, और अगर दोनों है तो 1.5 लाख। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन है विच सर्वर्स सर्व एज द फोन बुक फॉर द इंटरनेट बाय ट्रांसलेटिंग। अब ये बाय ट्रांसलेटिंग शब्द है ना, इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ह्यूमन फ्रेंडली कंप्यूटर होस्ट नेम इनटू आईपी एड्रेस। देखो
होस्ट नेम को आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट करने का काम किस सर्वर का है? तो जैसे हम लोगों ने देखा है, जैसे google.com है तो ये होस्ट नेम है, या इस तरह के इसको बोलते हैं डोमेन नेम बोलते हैं। अब ये आईपी में ट्रांसलेट होता है, मतलब एक आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट हो जाता है, और वो ट्रांसलेशन का काम करता है आपका डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम सर्वर। तो ये क्वेश्चन देखो घुमा के पूछा है, बट पूछना वही चाह रहा है कि फ़ोन बुक फॉर द इंटरनेट। तो हमारे लिए फ़ोन बुक क्या होगा? जो ईमेल आईडी, मतलब जो हमारे लिए जो वेबसाइट के जो एड्रेसेस हैं, यानी जो नाम है, डोमेन नेम है, वही हमारे लिए फ़ोन बुक हो जाएगा एक तरह से। बट वहाँ ट्रांसलेशन हो रहा है ह्यूमन फ्रेंडली कंप्यूटर होस्ट नेम, मतलब google.com ह्यूमन फ्रेंडली है, हमें google.com ही याद रहता है, बट google.com तो सिर्फ हमारे लिए है। एक्चुअली उसको आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट करके फिर उस डेटा को उस आईपी एड्रेस के साथ में लेन देन करने के लिए इस्तेमाल करना पड़ता है। यानी हमारा जो कंप्यूटर है, होस्ट है, वो सर्वर के साथ में आईपी एड्रेस के माध्यम से ही लेन देन करेगा। तो वो आईपी एड्रेस में ट्रांसलेशन कौन करेगा? डीएनएस करेगा। ठीक है, तो ये सवाल डीएनएस सर्वर को ही पूछने का एक दूसरा तरीका है। डीएचसीपी सर्वर क्या करेगा? आप में से कोई डायनामिक होस्ट डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। हाँ, डीएचसीपी मतलब डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल बोलते हैं, और ये ऑटोमेटिक आईपी अलॉटमेंट का काम करेगा। ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस अलॉटमेंट टू द होस्ट, है ना। ये जो डीएचसीपी है, ये ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस अलॉटमेंट करेगा किसी होस्ट के लिए। इसका फुल फॉर्म थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग, डीएचसीपी सर्वर का डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल डीएचसीपी। तो यही सब सवाल आते हैं, ऐसे ही मिलते जुलते सवाल आएंगे, और क्या है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और भी अच्छा है, थोड़ा सा घुमा के इसको भी पूछने की कोशिश की है इनने कि टू टेस्ट द आईपी स्टैक ऑन योर लोकल होस्ट। लोकल होस्ट मतलब हमारा कंप्यूटर या लैपटॉप। आईपी स्टैक ऑन योर लोकल होस्ट को टेस्ट करने के लिए कौन सी आईपी एड्रेस को हम पिंग करते हैं? तो हम अपने लैन कार्ड को टेस्ट करना चाह रहे हैं, हम अपने लैन कार्ड पर हमारा जो आईपी वर्जन 4, आईपी वर्जन 6 काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उस चीज़ को हम टेस्ट करना चाहते हैं। तो उस केस में आईपी वर्जन 4 को अगर टेस्ट करना है कि हमारा लैन कार्ड आईपी वर्जन 4 के लिए कॉम्पैटिबल है कि नहीं, और आईपी को सपोर्ट करता है कि नहीं, तो लैन कार्ड को टेस्ट करना, आईपी स्टैक को टेस्ट करना किसी लैपटॉप या कंप्यूटर के केस में हम लोग लूप बैक एड्रेस का इस्तेमाल करते हैं। उसको बोलते हैं लूप बैक एड्रेस, और वो है 127.0.0.1। मतलब ये जो एड्रेस है लूप बैक एड्रेस, ये इसको हम लोग अपने लैन कार्ड को टेस्ट करने के लिए, अपने आईपी कंपैटिबिलिटी को टेस्ट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखिएगा, ये 127.0.0.1 को लूप बैक एड्रेस भी बोलते हैं। और आईपी स्टैक यानी हमारा लैन कार्ड टेस्टिंग, आईपी कंपैटिबल है कि नहीं आईपी वर्जन 4, उसको टेस्ट करने के लिए ही पर्टिकुलरली इस आईपी एड्रेस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आसान है, अगर लूप बैक एड्रेस लिखा होता तो आप झट से बता देते, बट थोड़ा सा इसको चेंज किया कि टेस्ट द आईपी स्टैक ऑन योर लोकल होस्ट, है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस ऑफ ओएसपीएफ रूटिंग प्रोटोकॉल, अब ये एडी बोलते हैं, शॉर्ट में इसको एडी बोलते हैं, है ना। एएस और एडी दो शब्द हैं। एडी किसको बोलते हैं वो देखिए, एडी बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस इज अ वैल्यू दैट रूटर्स यूज इन ऑर्डर टू सेलेक्ट द बेस्ट पाथ। अब ये बेस्ट पाथ के देखिए, अगर कुछ याद ना रहे तो एडी का आप सिंपल से एक शब्द याद रखिएगा कि रूटर्स यानी राउटर्स जो होते हैं वो अपने बेस्ट पाथ को सेलेक्ट करने के लिए अगर एक साथ दो प्रोटोकॉल काम कर रहे हैं और वो दोनों प्रोटोकॉल अलग अलग दो रूटिंग प्रोटोकॉल काम कर रहे हैं एक साथ, और दोनों सेम डेस्टिनेशन को एक तरह से वो इंडिकेट कर रहे हैं या सेम डेस्टिनेशंस को फॉलो कर रहे हैं, तो उस केसेस में
राउटर जो है एडी के हिसाब से बेस्ट पाथ सेलेक्ट करने के लिए कौन से प्रोटोकॉल को फॉलो करेगा, वो एक एडी डिस्टेंस जो वो बना रहता है उससे वो बेस्ट पाथ को सिलेक्ट करने में उसको मदद मिलती है। बट एक कंडीशन कब जनरेट होती है, जब दो डिफरेंट रूटिंग प्रोटोकॉल सेम डेस्टिनेशन को कह सकते हैं कि वो हिट करने जा रहे हैं या सेम डेस्टिनेशन की वहाँ पर बात की जा रही है ना। तो सेलेक्ट द बेस्ट पाथ, मतलब हमेशा राउटर जो है बेस्ट पाथ को सिलेक्ट करने के लिए इस एडी डिस्टेंस का इस्तेमाल करता है जब दो डिफरेंट रूटिंग प्रोटोकॉल सेम डेस्टिनेशन को ट्रेस करना होता है, सेम डेस्टिनेशन के पास डेटा भेजना होता है। इससे क्या होता है, पाथ की रिलायबिलिटी इंश्योर होती है ना। और इसको न्यूमेरिक वैल्यू में डिनोट किया जाता है। अलग अलग रूटिंग प्रोटोकॉल के लिए अलग अलग एडी वैल्यू असाइन की गई है। अब इसमें से हमारे काम का क्या है, याद रखिएगा, ये स्टैटिक रूट पे क्वेश्चन आता है कि स्टैटिक रूट के लिए जो एडी वैल्यू है वो 0 या 1 होता है। तो 1 जनरली 0 भी कहीं कहीं ऑप्शन में देता है और 1 भी देता है। तो स्टैटिक रूटिंग के लिए एडी वैल्यू यानी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू 0 या 1 होता है। OSPF जो ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट जो प्रोटोकॉल है उसके लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यू है वो 100 होता है। जो राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल है रिप, जिसको रिप बोलते हैं, उसके लिए 120 होता है। और IGRP सिस्को का एक प्रोप्राइटरी रूटिंग प्रोटोकॉल है, इंटरनेट गेटवे रूटिंग प्रोटोकॉल, वो उसका भी 100 होता है। तो अगर मान लीजिए कि दो प्रोटोकॉल काम कर रहे हैं पैरेलली, जैसे एक IGRP भी काम कर रहा है और OSPF भी काम कर रहा है, तो IGRP की जो प्रायोरिटी होगी वो हाई होगी एज कंपेयर टू OSPF। मैं फिर से रिपीट करता हूँ 2-3 लाइन जो मेन इसमें है। एडी वैल्यू किसके लिए चाहिए, एडी वैल्यू का एडी मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू किसके लिए असाइन होता है कि राउटर बेस्ट पाथ सेलेक्ट कर पाए। अगर पैरेलली अगर बहुत सारे रूटिंग प्रोटोकॉल सेम डेस्टिनेशन को फॉलो करने वाले हैं तो उस टाइम में राउटर किस पाथ को बेस्ट पाथ को सिलेक्ट करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग करे उसको बताने के लिए ही एडी वैल्यू है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू। अब ये अलग अलग प्रोटोकॉल का अलग अलग न्यूमेरिकल नंबर है। जैसे स्टैटिक रूटिंग के लिए 0 या 1। OSPF के केस में, OSPF यानी प्रोटोकॉल के केस में उसका जो वैल्यू है 110 है ना। IGRP का रूट जो एडी वैल्यू है वो 100 है ना। IGRP 100 है, OSPF 110 है और रिप जो है वो है 120। लेकिन एक और मैंने पॉइंट बताया कि अगर IGRP और OSPF दोनों काम कर रहे होंगे सेम पैरेलली, तो OSPF का तो 100 है, तो जितना कम एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यू होगा उतना अच्छा होना चाहिए। तो IGRP जो है वो उसकी प्रायोरिटी हाई रहेगी। तो कहीं कहीं क्वेश्चन पूछता है इस तरीके से, बट आप फिलहाल याद रखिएगा ये 4 पॉइंट। स्टैटिक रूटिंग के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यू जो डिस्टेंस वैल्यू होती है वो 0 या 1 होगी। OSPF के लिए 110 होगा, रिप के लिए 120 होगा, IGRP के लिए 100 होगा। बस ये 4 पॉइंट अगर याद रखोगे तो यहाँ पर आपको पता चल ही रहा होगा कि हम लोग 110 की बात कर रहे हैं, मतलब ये OSPF के लिए बात कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यू। ये रिप के लिए है 120 है ना, 120 रिप के लिए है। और जो 100 है वो IGRP के लिए है, इंटरनेट गेटवे रूटिंग प्रोटोकॉल के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यू है। और स्टैटिक के लिए क्या होगा, स्टैटिक के लिए जो एडी होगा वो या तो 0 होगा या फिर 1 होगा। तो ये 3-4 पॉइंट है इसके रिलेटेड, आप बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बाकी सब चलेगा, है ना। तो क्वेश्चन आजकल घुमा घुमा के पूछ रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। इस तरीके का रूटिंग प्रोटोकॉल में अगर एडी वैल्यू की बात करते हैं तो ये 4 पॉइंट एटलीस्ट याद रखिएगा। और स्टैटिक में क्वेश्चन आया हुआ है इस बार के LDC में, स्टैटिक रूट के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव एडी वैल्यू पूछा हुआ था। और इस पे भी पूछा हुआ था IGRP के कि कौन सा प्रोटोकॉल सिस्को का प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है। IGRP जो है ये सिस्को का प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है ना। तो ये 2 क्वेश्चन तो इसी पॉइंट से देखो ADST में पूछा हुआ इस बार कि एडी वैल्यू ऑफ स्टैटिक रूट क्या होना चाहिए, 0 या 1, और
सिस्को की जो प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है वो इनमें से कौन है? तो ऑप्शन क्या दिया हुआ था? OSPF, REAP, IGRP और BGRP, चारों प्रोटोकॉल हैं, लेकिन सिस्को का प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल कौन सा है? तो वो है IGRP। अब ये इतना डेप्थ में जो पढ़ा हो तो बताएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन किस तरीके का पूछा है ना, त्रिवेंद्रम का ST लेवल का क्वेश्चन है। द टाइम ड्यूरेशन ऑफ PCM मल्टी फ्रेम। अब ये मल्टी फ्रेम लिख रहा है, देखो भाई मल्टी फ्रेम की बात हो गई, तो यहाँ पे मल्टी फ्रेम में कितना ड्यूरेशन है? 2 मिलीसेकेंड, है ना। और एक मल्टी फ्रेम में कितने फ्रेम? 16। हाँ, तो ये सब मिलते जुलते क्वेश्चन है जो हम लोगों को याद रखने चाहिए। 1 मल्टी फ्रेम में 16 फ्रेम्स, 16 फ्रेम्स होंगी, और ये मल्टी फ्रेम का जो टाइम ड्यूरेशन होगा 2 मिलीसेकेंड होगा। और एक फ्रेम का कितना होगा टाइम ड्यूरेशन? 125 माइक्रोसेकेंड, है ना। तो ये याद रखिएगा, माइक्रोसेकेंड। अब ये 1 फ्रेम जो टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1 फ्रेम नहीं पूछ के पता क्या पूछते हैं? सैम्पलिंग जो टाइम है, सैंपल्स मूवमेंट जो टाइम है, सैंपल्स प्रोपगेशन टाइम है, वो कितना होता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा सैंपल शब्द जोड़ देते हैं। ये पूछना तो यही चाहते हैं कि एक जो फ्रेम है 32 स्लॉट्स का वो 125 माइक्रोसेकंड लेता है, लेकिन वो सैंपल्स पूछेंगे, वो सैंपल शब्द इस्तेमाल करेंगे वहाँ पे। तो उस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा जा सकता है, बट सैंपल्स के केस में हम लोग अगर सिंपल 1 सैंपल की बात कर रहे हैं तो वो 125 माइक्रो सेकेंड ही होगा। अब ये 120 माइक्रो सेकेंड कहाँ से आता है, कुछ मालूम है? अगर आप हाँ सिंपली अगर मान लीजिए कि 1/8000 करेंगे तो क्या आएगा? कितना आया? 125 माइक्रो सेकेंड। आया कहीं से घूम फिर के? तो हमारी जो सैम्पलिंग रेट होती है वो कितनी होती है? 8000 सैंपल्स पर सेकंड होता है ना। तो एक सैंपल का अगर हम लोग जिक्र करें, एक सैंपल का अगर कैलकुलेशन निकालें तो वो 125 माइक्रो सेकेंड ही होगा, है ना। और वो ही एक सैंपल हमारा समझ जाओ कि वो फ्रेम है। अब समझ में आया 125 कहां से घुसा? अब ये 125 माइक्रो सेकेंड तो 1 फ्रेम में हो गया। स्लॉट्स होते हैं हमारे 32 स्लॉट्स 1 PCM फ्रेम में। हमारे 1 PCM में क्या हो गया? 32 स्लॉट्स हैं, तो एक स्लॉट का टाइम ड्यूरेशन क्या होगा? 3.9 माइक्रो सेकेंड। हाँ, सिंगल PCM में 32 स्लॉट्स, ईच स्लॉट्स हैविंग द टाइम पीरियड ऑफ 3.9 माइक्रो सेकेंड। तो यहाँ पर ये जो है ये टाइम स्लॉट के लिए टर्म दिया हुआ है। तो एक क्वेश्चन में हम लोग 3-4 चाहे तो याद रख सकते हैं। तो ये टाइम स्लॉट का ड्यूरेशन है 3.9 माइक्रो सेकेंड, है ना। और इसी संदर्भ में अगर हम लोग नंबर ऑफ चैनल कहें तो 32 स्लॉट्स, चैनल्स 30, एक स्लॉट का टाइम ड्यूरेशन 3.9 माइक्रो सेकेंड, और मल्टी फ्रेम 16 फ्रेम को मिला के 1 मल्टी फ्रेम, और 1 मल्टी फ्रेम का जो टाइम ड्यूरेशन है 2 मिली सेकेंड। ठीक है, चलो 80 नंबर क्वेश्चन है, वेफिल मग से रिलेटेड है। स्लॉट नंबर 4 पर कौन सा कार्ड के लिए अलॉटमेंट रहता है? सिंपल है, सबने बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई की है, पहले से मालूम है, ट्रिब्यूटरी होगा। iOS है, iOS को बोलते हैं इंटर नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये भी याद रखिएगा, सिस्को का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है राउटर का, उसको हम लोग iOS बोलते हैं, इंटर नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। किसका? सिस्को का, है ना। ये सिस्को का प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज करते हैं ना, विंडोज माइक्रोसॉफ्ट का है, वैसे ही सिस्को का राउटर के केस में ऑपरेटिंग सिस्टम iOS होता है, इंटर नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब iOS एप्पल कंपनी का भी है, मोबाइल में जो इस्तेमाल होता है,
एंड्रॉयड जैसे होता है वैसे iOS होता है, वो iOS नहीं है, ये सिस्को राउटर का है इंटर नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। और यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो फ्लैश मेमोरी में स्टोर रहता है। कल हमने चर्चा किया था जो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन है वो NVRAM में रन करता है स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, और जब एक बार राउटर सही से चालू हो गया तो वो रैम में उसका जो इंस्टेंट जो रनिंग फाइल्स हैं वो रन करती हैं। तो 3 तरह की मेमोरीज आप जनरली याद रखिएगा। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो फ्लैश मेमोरी में होता है, जो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन जो रन करता है वो NVRAM में होता है, नॉन वोलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी, और जब आपका राउटर जब फुल फ्लेज चालू हो गया है तो उसके जो रनिंग प्रोग्राम्स वगैरह जो चल रहे होंगे वो सब रैम में चलेंगे। ठीक है। 82 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी घुमा के पूछा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट कितना घुमाया है इसको, कि नंबर ऑफ अलाउड हॉप्स फॉर एन IP पैकेट इज केप्ट इन विच फील्ड ऑफ पिंग। तो पिंग जब हम लोग करते हैं तो पिंग का जो रिस्पॉन्स मिलता है हमें वो देखा कैसा लिखता है, रिप्लाई फ्रॉम एक IP एड्रेस होता है, उसके बाद एक टाइम होता है, मतलब पैकेट होता है, बाइट संख्याएं लिखी रहती हैं उसमें, बाइट लिखा रहता है, फिर उसके बाद टाइम आता है, उसके बाद आता है TTL टाइम टू लीव अंत में, और वो एक संख्या आती है उसमें दिखाता रहता है, वो जो संख्या है TTL का वही है ये क्वेश्चन का आंसर। नंबर ऑफ अलाउड हॉप्स फॉर एन IP पैकेट, कि वो जो IP पैकेट है वो कितने हॉप तक लाइव रहेगा नेटवर्क में, वही संख्या बताता है हमारा TTL टाइम टू लीव। तो पिंग जब करते हैं तो जो रिस्पॉन्स आता है उसमें अंत में TTL ही शो करता है, तो इसका आंसर यहाँ पे TTL ही है। और TTL हमेशा हॉप काउंट से रिलेटेड होता है। यहाँ पर हम लोगों को एक शब्द और याद रखना चाहिए, हॉप काउंट। एक राउटर से दूसरे राउटर, एक गेटवे से दूसरे गेटवे के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा हॉप काउंट है ना। तो एक नोड से दूसरे नोड जो काउंटेबल है उसमें हम लोग हॉप के जो डिस्टेंस है उसको हम लोग हॉप काउंट बोलते हैं, और वो बताने के लिए ही वो TTL वहाँ पे शो करता है। उसमें कुछ नंबर चल रहा होता है, वो अपने लोग जनरली देखते नहीं हैं, बट उसका एक खास मतलब है। क्या है मतलब? नंबर ऑफ अलाउड हॉप्स में जब तक वो पैकेट जिंदा रहेगा, इसलिए इसको बोलते हैं कि वो पैकेट कितने देर तक जिंदा रहेगा, कितने देर तक यानी कितने हॉप काउंट तक जिंदा रहेगा, उसको बोलते हैं TTL टाइम टू लीव या टाइम टू लाइव। 83 है STM1 फ्रेम के बारे में पूछा गया है, साइज ऑफ पेलोड एरिया। तो STM1 का जो फ्रेम होता है, फ्रेम का एक टेबल होता है, उसमें 9 रोज होते हैं और 270 कॉलम्स होता है, बट उसमें जो पेलोड होता है, एक्चुअल जो मैसेज जिसको बोलते हैं, एक्चुअल जो इंफॉर्मेशन है वो होता है 9 रोज में इंटू 260। जो पेलोड है ना, पेलोड जो है वो 9 रोज और 260 कॉलम्स में होता है, लेकिन जो फ्रेम होता है उसमें पाथ ओवरहेड भी तो आ जाता है ना, पॉइंटर्स आ जाते हैं, पाथ ओवरहेड्स आ जाते हैं, तो सब जब मिला के देखेंगे तो वो 9 इंटू 270 हो जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ये ध्यान रखने की जरूरत है कि जब सिर्फ और सिर्फ पेलोड के बारे में पूछ रहा है, पेलोड एरिया पूछ रहा है ना यहाँ पे, ये टर्म, ये जो साइज ऑफ पेलोड एरिया जो बोल रहा है ना, इस पे अपने को ध्यान रखना है। जो पेलोड एरिया जब बोल रहा है तो उसका जो कॉन्सेप्ट होगा वो ये होगा, पेलोड का जो साइज है उसमें जो टेबल आता है 9 रोज 260 कॉलम्स होता है। अब वो कैसा दिखता है आपको नेट पे मैं थोड़ा सा दिखाऊं, STM1 पेलोड, तो इस तरीके का देखो फोटो बनता है। ये कहाँ गया, चलो इमेज में जाते हैं, इमेज से आपको दिखने को मिलेगा। हाँ, इस तरीके का एक टेबल बनता है ना। तो 260 का जिक्र है, नोट्स में भी आप पढ़ेंगे। तो ये POH हटा लें, POH एक कॉलम हटा दें तो कितना बचेगा 260, है ना। ये 9 रो है, ऊपर से नीचे तक 9 रो है, और मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, रुक जाओ, अभी देखो, है ना, थोड़ा इसको बड़ा कर लो।
अब ये यहाँ पर ना, ये जो आपको हल्का जो नीला कलर से दिख रहा है, आसमानी कलर से, ये है हमारा पेलोड साइज 9 रो और 260 कॉलम्स। देखो ये एरो यहाँ तक आ रहा है, ये पाथ ओवरहेड को भी यहाँ पे इंक्लूड किए हुए हैं। तो हम लोग पेलोड में पाथ ओवरहेड को इंक्लूड नहीं करेंगे, इसको 1 को रिड्यूस कर दो तो बचा कितना 260। तो ये जो आपका सियान कलर का जो, ये जो सॉरी आसमानी कलर का जो दिख रहा है आपको, आसमानी नीला, ये हमारा पेलोड वो है, इसको कंटेनर साइज बोलते हैं कंटेनर कैपेसिटी। तो 9 इंटू 260 कॉलम्स का फॉर्मूला यहाँ पर चलेगा। अब उसमें ये पाथ ओवरहेड आ गया, फिर आप ये जो अलग अलग आइटम इसमें ऐड हो जाते हैं, रीजनरेटर सेक्शन है ना, ओवरहेड सेक्शन है, MOSH है, RSH है, ये सब मिला के 9 कॉलम और ऐड होंगे पाथ ओवरहेड के अलावा, तो 10 हो गए। तो इधर 260 प्लस 10 270। तो हमारा जो पूरा STM1 का जो फ्रेम बनता है वो 9 रो वर्सेस 270 कॉलम्स का बनता है। और इसी को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 155 Mbps स्पीड निकल के आती है ना। तो अभी वो नोट्स मेरा खुला नहीं तो मैं आपको दिखाता, वहाँ पे लिखा हुआ है चीज़ कि एसटीएच प्रिंसिपल देखो आ गया यहाँ पे। अभी यहाँ पे आपको मिलेगा, पेलोड के बारे में चर्चा किया हुआ है एक जगह। तो कैसे 155 बनता है ना, इस नोट्स में मेंशन है। वो हम लोग पढ़ते हैं ना कि STM1 155 Mbps का होता है। तो वो 155 Mbps कहाँ से आता है, उसका कैलकुलेशन इसी फ्रेम पर आएगा। पेलोड एरिया और कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ये देखो यहाँ भी नहीं है, वो कहाँ मिलेगा, जस्ट ए मिनट। कोई ना, ये रिसेट का नोट्स काफ़ी लेबोरेटिव बना रखा है इन्होंने, तो आप कभी बाद में भी इसको फॉलो कर सकते हो। हाँ देखो यहाँ पे आ गया, अभी आपको दिखेगा। देखो टोटल हमारी जो साइज थी वो क्या है, 270 कॉलम्स, 9 रोज, 8 बीट्स और 8000 बीट्स पर सेकेंड। यानी जो ओवरऑल जो हमारा जो कंटेनर में जो पूरा मिला जुला के जो पूरे फ्रेम में हमारी जो डेटा रेट बनेगा वो 155.520 Mbps इसी वजह से निकल के आता है। ये जो अभी चार्ट हमने टेबल जो देख रहे थे, 9 रोज और 270 कॉलम्स, और उसमें 8 इंटू 8000, ये जो नंबर ऑफ बीट्स और नंबर ऑफ सैंपल्स जो हम लोग सैम्पलिंग रेट जो बोलते हैं 8000 सैंपल्स पर सेकेंड्स, तो वो चीज़ यहाँ पे हम लोग लेके चलेंगे। तो 8 इंटू 8000 इंटू 9 इंटू 270, ओवरऑल जो हमारा जो डेटा रेट निकल के आएगा वो बनेगा 155.520। तो ये जो फ्रेम साइज जो दिया हुआ है और पैरा दिया हुआ है ना, ये वाला G708 वाला, ये उसी चीज़ को समझाने के लिए बना हुआ है। ठीक है, तो बाद में इसको पढ़िएगा आराम से, चला जाएगा। तो आप 9 रोज इंटू 260 जब करेंगे तो वैल्यू आएगी 2340। ठीक है, लेकिन STM1 का जो फ्रेम है उसमें सब कुछ इंक्लूड है। क्या इंक्लूड है उसमें, हमारा ये कंटेनर वाला साइज भी इंक्लूड है, जो एक्चुअल हमारा जो पेलोड है इंफॉर्मेशन है वो भी है, पाथ ओवरहेड भी है, और बाकी ये जो रीजनरेटिव सेक्शन है, मल्टीप्लेक्सर सेक्शन है, ये भी इंक्लूडेड है। इसलिए अब हमारा जो बन जाएगा वो 9 इंटू 270 बन जाएगा। तो ये जो अगला क्वेश्चन है ये इसी चीज़ को पूछा है कि जो STM1 का फ्रेम है उसमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स कितने होंगे। ऊपर सिर्फ पेलोड का पूछा था, नीचे इसमें रोज एंड कॉलम्स का पूछ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मल्टी मोड फाइबर से। मल्टी मोड फाइबर हैज ए लाइट कैरिंग कोर देन सिंगल मोड फाइबर। तो मल्टी मोड का जो कोर डायमीटर होता है वो सिंगल मोड से कम होता है कि ज्यादा होता है? ज्यादा
ज्यादा होता है सर, बड़ा होता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन होगा लार्जर होगा। ठीक है, मल्टीमोड फाइबर का कोर डायमीटर ज़्यादा होता है। RS-232 के बारे में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो कि हम पढ़ते हैं ना कि RS-232 स्टैंडर्ड में जो हमारा डेटा रेट है, मतलब डेटा सेंडिंग कैपेसिटी है, जो ट्रांसमिशन कैपेसिटी है, लेंथ है, वो 15 मीटर होता है। 15 मीटर मतलब 50 फीट, 15 मीटर इक्विवेलेंट टू लगभग 50 फीट। तो RS-232 से संबंध में यही क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रहा है कि द RS-232 स्टैंडर्ड डज नॉट अलाउ द केबल लेंथ टू एक्सीड 50 फीट व्हेन इट्स टोटल कैपेसिटी इज ग्रेटर देन 2500 पिकोफैराड। तो ये जो हम लोग अभी तक पढ़े हुए हैं, याद रखे हुए हैं कि 232 केबल RS-232 स्टैंडर्ड में क्यों हम 15 मीटर से ज़्यादा नहीं जा पाते हैं, तो उसके पीछे एक पिकोफैराड का कंसेप्ट है कि इससे ज़्यादा अगर हम करेंगे तो वो सिग्नल हम भेज पाने में सक्षम नहीं होंगे, है ना। तो ये स्टैंडर्ड इस पिकोफैराड के ऊपर निर्भर करती है। ये जो 2500 पिकोफैराड का जो फार्मूला है, टोटल कैपेसिटी फार्मूला, ये इसी से ये निर्धारित हो जाता है कि हम इसमें 15 मीटर से ज़्यादा यानी 50 फीट से ज़्यादा इंफॉर्मेशन किसी केबल पे नहीं भेज पाएंगे इस स्टैंडर्ड के माध्यम से, है ना। तो ये इतना डिटेल में हमने कभी देखा नहीं होगा, बट 50 फीट और 15 मीटर निकल के आता है RS-232 के लिए इस पिकोफैराड के कैलकुलेशन की वजह से, 2500 पिकोफैराड। Crosstalk in telecommunication cables generally arises due to capacitive unbalances। तो कैपेसिटिव अनबैलेंस किस में होता है? पेयर में होता है, यानी पेयर में कैपेसिटिव अनबैलेंस अगर होगा तो उससे क्रॉसटॉक जनरेट होगा, है ना। कैपेसिटिव अनबैलेंस होगा तो क्रॉसटॉक होगा, और अगर अर्थिंग अनबैलेंस होगा तो नॉइज होगा, है ना। तो इसके साथ में हम लोग ये भी लिख लें कि अगर अर्थिंग अनबैलेंसेस होंगे तो इससे हमारा नॉइज इंड्यूस होता है, नॉइज क्रिएट होता है। चलो, ये दो चीज़ें हम लोग यहाँ पे याद रखेंगे। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है थोड़ा। डिजिटल मल्टीप्लेक्सर कन्वर्ट्स पैरेलल टू सीरियल मोड, है ना। तो ये याद रखिएगा, हम लोग PDMux वगैरह इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर जो मल्टीप्लेक्सिंग होती है वो पैरेलल टू सीरियल मोड में होती है। फिर जो पूछ रहा है कि PDMux या PCMux इक्विपमेंट्स कन्फर्म्स टू ITUT रिकमेंडेशंस। तो ITUT के किन किन रिकमेंडेशंस को हमारा जो PCMux है यानी PDMux से फॉलो करता है। तो हमारे केस में एक और है, इसमें जो प्रोटोकॉल है ये 732, ये भी फॉलो करता है। तो अगर मान लीजिए कि आगे चल के ऑप्शन में G.732 दिखा कहीं इनमें से, तो वो भी हमारा PDMux उस प्रोटोकॉल को, रिकमेंडेशंस को फॉलो करता है। G मतलब होता है ट्रांसमिशन, है ना, लैटिन शब्द है। G.703, G.711, G.712, G.803, G.732, ये सब हमारे OFC या डेटा ट्रांसमिशन से रिलेटेड स्टैंडर्ड्स हैं ITUT के। तो PDMux में ये 4 स्टैंडर्ड फॉलो होते हैं, G703, G711, G712 और G732। अब चूंकि ये सब दिए हुए हैं इसलिए यहाँ पे ऑप्शन हमारा ऑल ऑफ द एबव होगा, है ना। बट यहाँ पे ध्यान रखिएगा G732 का अगर कहीं जिक्र आया तो वो भी PDMux में या PCMux में स्टैंडर्ड वो इस्तेमाल होगा। ठीक है। वेंडर एंड जिटर, ये बड़ा पेट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में आता है, आप लोग याद रखिएगा। ये एक तरह से हम लोग डिले को डिनोट करने के लिए, वेरिएशंस को बताने के लिए 2 तरह के हम लोग टर्म्स इस्तेमाल करते हैं, वेंडर और जिटर। जो लॉन्ग टर्म वेरिएशंस है उसको हम वेंडर बोलते हैं, और जो शॉर्ट टर्म वेरिएशन है उसको जिटर बोलते हैं। तो इसको रट लीजिएगा, हमेशा ऐसे ही मिलते जुलते सवाल आएंगे इससे। वेंडर मतलब लॉन्ग टर्म वेरिएशन, यानी जो सिग्नल जहां आना चाहिए था उसकी जगह पे कहीं बहुत दूर में, यानी बहुत देर के बाद उसका वेवफॉर्म जनरेट हो रहा है या वो शिफ्ट हो रहा है, जिस टाइम पर आना चाहिए उस टाइम से ज़्यादा वेरिएशन हो रहा है, तो वो हमारा लॉन्ग टर्म वेरिएशन हो गया। उसको बताने के लिए वेंडर होता है। और जो शॉर्ट टर्म वेरिएशन है वो हमारा जीटर होता है। तो वेंडर और जीटर, लॉन्ग एंड शॉर्ट, बस
ये टर्म इस तरीके से याद रखिएगा, लॉन्ग, वेंडर, शॉर्ट, जीटर। क्या है? वेरिएशन, वेरिएशन इन द सिग्नल, जो उसका आइडियल पोजीशन जहां पर, हाँ बोलो। तो इसको दूर करने के लिए एक PRI क्लॉक लगाते हैं, वो कहाँ लगाते हैं सर? कौन सा यूज होता है PRI क्लॉक सर, यूज होता है जीटर वेंडर को। पीआरसी नहीं, पीआरसी क्लॉक बोलते हैं उसको, ओके सर। पीआरसी बोलते हैं, प्राइमरी रेट क्लॉक जो बोलते हैं। वो जनरली हम लोग कैसे लेते हैं, वो रेलटेल के जो इक्विपमेंट है ना, रेलटेल के इक्विपमेंट जो होते हैं वो जीपीएस से कनेक्टेड होते हैं, तो जीपीएस से रिलेटेड जो टाइम होता है वो एग्जैक्ट टाइम होता है। तो हम लोग जो पीआरसी, एज ए पीआरसी जो हम क्लॉक, प्राइमरी रेट क्लॉक बोलते हैं, वो हम लोग रेलटेल के इक्विपमेंट से लेके अपने इक्विपमेंट को जोड़ देते हैं। देखा आप लोगों ने कहीं माइक्रोवेव में अपने इक्विपमेंट लगे होंगे और रेलटेल के, तो वहाँ से हम लोग एक क्लॉक वो करते हैं, पैरेलली कनेक्शन। उनके एसटीएम से हम अपने इक्विपमेंट को जोड़े हुए हैं क्लॉक लेते हुए। कभी मौका मिले तो देखिएगा, जहाँ रेलटेल के प्रीमाइज, जहाँ रेलटेल के इक्विपमेंट रखे होंगे ना, STM4, STM16, जहाँ पे भी, वहाँ पर हम लोग उनसे क्लॉक लेते हैं। क्लॉक की जो वायरिंग हम लोग Cat6 केबल के थ्रू, या जो भी केबल वहाँ पे कंपेटेबल केबल होगी, उसके थ्रू हम लोग क्लॉक को एक्सटेंड करते हैं अपने इक्विपमेंट में, अपने STM के नोड तक, जिससे कि उनका जो टाइमिंग इंफॉर्मेशन है, जो जीपीएस से जो कनेक्टेड है वो लोग, तो वही सिंक्रोनाइजेशन हमारे इक्विपमेंट्स में भी टाइमिंग का हो जाए। तो क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन के लिए हम लोग वही पीआरसी जो है रेलटेल के माध्यम से लेते हैं। और रेलटेल कहाँ से ले रहा है? जीपीएस के थ्रू। ठीक है, आगे चलते हैं। 91 नंबर है, 1.5 मिलीमीटर डायमीटर क्वाड केबल के संदर्भ में क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि कौन सा आरडीएसओ स्पेसिफिकेशंस हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो मेरे पास एक लिस्ट है, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, उसमें टेलीकॉम के जितने भी आरडीएसओ स्पेसिफिकेशंस हैं वो उस लिस्ट में दिया हुआ है। एक बार मेन जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो एक बार आप लोग देख के कहीं कॉपी में लिख लेना। केबल वाला, ओएफसी वाला, गेट फोन का, हेडक्वार्टर इक्विपमेंट का, ट्रेन ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम जो अभी वीओआईपी पे आ रहा है उसका, आईपीआईएस का, जो भी आईपी बेस्ड आईपीआईएस आ रहा है उसका, जो टेलीकॉम के लिए जो पावर सप्लाई का जो हमारा वो है, एसएमपीएस बेस्ड पावर सप्लाई का जो स्पेसिफिकेशन नंबर है, वो 4-5 जो मेन जो आपको लगेंगे देखने में, उसको आप कहीं साइड में नोट डाउन कर लेना, परीक्षा से पहले एक बार उसको जरूर देख लेना। अब चलिए नॉन टेक्निकल टर्म यहाँ पे क्वेश्चन सारे आ गए। स्टैंडर्ड फॉर्म यूज्ड फॉर रिवोकिंग सस्पेंशन, सस्पेंशन को रिवोक करने के लिए SF4 इस्तेमाल होता है। तो बाकी सब किसके लिए होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 1 जो होता है ये सस्पेंशन देने के लिए होता है, सस्पेंड करने के लिए, है ना, सस्पेंशन के लिए हो गया ये। ओके, जो SF3 है ये निर्वहन भत्ता देने के लिए इस्तेमाल होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग सब्सिस्टेंस अलाउंस देने के लिए SF3 का इस्तेमाल होता है। निर्वहन भत्ता, जो सस्पेंड हो जाते हैं तो उसको 50% सैलरी वो क्लेम कर सकता है, पेमेंट क्लेम कर सकता है, तो वो SF3 के थ्रू वो वहाँ पे अप्लाई की जाएगी। और SF2 जो है, SF2 एप्लीकेबल होता है डीम टू बी सस्पेंशन। हाँ, तो ये चारों टर्म याद रखिएगा। ये रिवोकिंग के लिए होता है SF4, मतलब सस्पेंशन को खत्म करने के लिए, SF1 सस्पेंड करने के लिए ही होता है, SF2 डीम टू बी सस्पेंडेड के नाम पे ये इस्तेमाल होता है, डीम टू बी सस्पेंशन। और SF3 जो होता है वो सब्सिस्टेंस अलाउंस यानी निर्वहन भत्ता देने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये चार जो है सिर्फ सस्पेंशन से ही रिलेटेड हैं और इन्हीं में घूम फिर के क्वेश्चन आते हैं। कभी SF2 आ जाएगा, कभी SF1 आ जाएगा, या तो SF4 आ जाएगा, यहाँ ये SF3 भी आता है। कुछ क्वेश्चंस हमने इसके ऊपर भी देखे। तो ये चारों इंपॉर्टेंट है, चारों के ऊपर ध्यान रखिएगा। CCL का क्या रूल है? एक बार में मिनिमम 5 दिन ले सकते हैं। मिनिमम डेज ऑफ CCL दैट कैन ग्रांटेड फॉर एन एम्प्लॉई इज इन 1 स्लॉट लिखा है, 1 स्लॉट। तो एक स्लॉट में मिनिमम 5 दिन हम लोग ले सकते हैं और साल में 3 स्पेल हो सकते हैं, यानी 3 स्लॉट हो सकते हैं एक साल में। तो एक बार में 5 से कम नहीं लेना है, 5 से ज़्यादा ले सकते हैं, बट वो साल में 3 स्लॉट में ले सकते हैं। और मैक्सिमम कितना ले सकते हैं CCL? 280 तक नहीं, 730 days।
730 डेज हम लोग ले सकते हैं CCL पूरे सेवा काल में, है ना। मैक्सिमम 730 डेज CCL ले सकते हैं पूरे सेवा काल में, और बालक की उम्र जो है, बच्चों की उम्र 18 साल तक ही वैलिड होती है। 18 साल से कम होना चाहिए, 18 साल होती है वो बालिग हो जाएगा, और वो CCL उस बच्चे के केस पे आप नहीं ले पाओगे। तो 730 से पहले लेना है ना। 2 बच्चों के लिए होता है ये, 18 साल से कम उम्र का। और अलग कंडीशन है, दिव्यांग है तो उसमें अलग कंडीशन है, बट जनरली 2 बच्चे तक का होता है जो 18 साल से कम उम्र के हैं। और दोनों को मिला के 730 दिन होगा, ऐसा नहीं कि एक में 730 लेना है, दोनों को मिला के। और इसमें एक रूल और भी है कि CCL जो है वो सिर्फ लेडी एम्प्लॉय को ही मिले ऐसा नहीं है, जेंट्स एम्प्लॉय को भी मिलेगा अगर वो सिंगल फादर होंगे, है ना। अगर वो अकेले ही माता पिता की जगह पर अकेले ही है वो, तो सिंगल फादर भी CCL क्लेम कर सकता है। अनमैरिड लेडी भी CCL क्लेम कर सकती है। अगर कोई बच्चा गोद ले लिया तो बच्चा गोद लेने के कंडीशन में भी CCL क्लेम किया जा सकता है। बट और भी उसके कुछ रूल्स हैं, वो सब भी देखते रहना है उसमें। तो मेन जो क्वेश्चन आता है CCL से वो मैंने डिस्कस यहाँ पे। 94 नंबर है डिटेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बजट अलॉटमेंट। ये बजट अलॉटमेंट जो है वो हमारा रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन एक बुक, इसके संदर्भ में हम लोग जिक्र करते हैं, उसको बोलते हैं पिंक बुक। सारे जितने भी हमारे वर्क सैंक्शंस होते हैं रेलवे बोर्ड लेवल पे, वो सब पिंक बुक में ही मेंशन होते हैं, है ना। जो नए भी होंगे और जो पहले से चल रहे होंगे उनको भी उसी पिंक बुक में इंक्लूड किया जाएगा। तो पिंक बुक के संदर्भ में 2 क्वेश्चन आता है कि जितने भी बजट अलॉटमेंट्स होते हैं या जो हमारा एनुअल प्लानिंग होती है, बजट प्लानिंग होती है, अलॉटमेंट होता है, वो पिंक बुक में ही डिसाइड वो होता है, डिफाइन मतलब व्यक्त किया जाता है। और जो पहले से जो काम चल रहे हैं उनको भी पिंक बुक में इंक्लूडेड रखा जाता है जब तक कि वो कंप्लीट ना हो जाए, है ना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है 95 नंबर का, सक्सेसिव इनकैशमेंट ऑफ LAP, यानी LAP इनकैशमेंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि 2 ईयर के ब्लॉक में हमने पढ़ा ना कि पूरे सेवा काल में 6 बार ही हम लोग लीव इनकैशमेंट करा सकते हैं, और अल्टरनेट ईयर पे ही होता है, मतलब 2 साल का ब्लॉक चलता है। 2 साल का ब्लॉक जो होता है वो शुरू होता है जनवरी 1 से, मतलब 1 जनवरी से वो ब्लॉक स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो आप पूरे सेवा काल में सिर्फ 6 बार लीव इनकैशमेंट करा सकते हैं, और वो भी 10-10 LAP के इक्विवेलेंट ही होगा, मतलब मैक्सिमम 60 डेज। पूरे सेवा काल में हम लोग 60 डेज का लीव इनकैशमेंट कर सकते हैं, और वो हर एक लीव इनकैशमेंट 2 साल के ब्लॉक में होगा। जैसे अभी मान लीजिए कि अप्रैल चल रहा है ना, तो ये हमारा ब्लॉक स्टार्ट हो चुका है, 2023 का ब्लॉक स्टार्ट हो चुका है। ये 2023 का ब्लॉक, 2023 पूरा, 2024 पूरा। अब नया ब्लॉक जो आएगा वो 2025 के जनवरी में आएगा, है ना। तो कोई भी एम्प्लॉई एक ब्लॉक के अंदर एक बार ही क्लेम कर सकता है। अब किसी ने मान लो कि दिसंबर में क्लेम किया, दिसंबर 2024 में, तो वहां से 2 साल नहीं काउंट होगा। वो ब्लॉक चूंकि वहीं दिसंबर में खत्म हो रहा है 31 को, तो वो अगले ब्लॉक में, यानी जो जनवरी वाला जो ब्लॉक होगा 2025 का, उसमें वो वापस LAP इनकैशमेंट के लिए अप्लाई कर सकता है ना। तो सर ये सैंक्शन होके आएगा तब का है या जब से एप्लीकेशन डेट से रहेगा सर? नहीं, ये तो ब्लॉक में ही सैंक्शन होगा ना। अब आगे पीछे होगा तो भी तो 2 साल के अंदर ही होना है ना उसको। अब दिसंबर में जिसने अप्लाई किया वो उसी ब्लॉक में सैंक्शन भी होना चाहिए ना। ये कुछ है इसका 31 को, अब 31 को ही अप्लाई कर रहा है तो फिर कैसे होगा। लेकिन वो ब्लॉक जो हमारा जो बना हुआ है वो 2-2 साल का, उसके भीतर ही करना है इसको। ये 31 वाला मैं एक बार कंफर्म करता हूँ कि उसमें एक्चुअली क्या है। कोई 27-28 दिसंबर को अप्लाई कर रहा है और उसका सैंक्शन होते होते में अगला साल आ जाएगा, तो उसको तो फिर अगला ब्लॉक लग जाएगा। तो वो एग्जैक्टली क्या चलता है, प्रक्रिया क्या है, वो थोड़ा मैं पूछूं तो बताऊं, ठीक है। बट फिलहाल इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा जो ब्लॉक होगा वो जनवरी से स्टार्ट होता है 24 महीने के लिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, जनरली मेरे सामने कभी आया नहीं था ये क्वेश्चन। फिर 96 है कि कॉम्पैशनेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट के लिए 4600 ग्रेड पे में
कौन ऑफिसर के पास पावर है। तो 46 के लिए याद रखिएगा, ऑलवेज जीएम इज इंटाइटल्ड ओनली, उनके नीचे कोई नहीं, जीएम ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है 46 ग्रेड का। 42 का है तो डीआरएम कर सकते हैं, लेकिन 46 का कंपैशनेट ग्राउंड का यानी कंपनसेशन जिसको बोलते हैं हम लोग कि कंपनसेशन पे नौकरी लगना, तो उस केस में 46 ग्रेड का जब जिक्र होगा तो वहाँ पे एकमात्र जीएम ही होंगे जो जिनके पास ये पावर होगी नौकरी देने की, अपॉइंटमेंट की। ठीक है। 97 क्वेश्चन बहुत ही आसान है। 3 रेलवे जोन का हेडक्वार्टर एक ही सिटी में है, वो कौन सा शहर है? तो कोलकाता है, क्योंकि वहां पे कोलकाता मेट्रो है, एससीआर है, साउथ ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर भी है और ईस्टर्न रेलवे का भी हेडक्वार्टर है। तो तीनों रेलवे के जोन हमारे कोलकाता में ही हैं। ओके। 98 नंबर है, STM 16 अगर है, 2 STM 16 लगे हुए हैं तो उनका जो बैंडविड्थ है उसके लिए हम कौन सा विंडो इस्तेमाल करेंगे OFC का, 1310 या 1550। तो चूंकि STM 16 हमेशा सिटी टू सिटी कम्युनिकेशन के लिए, मतलब कनेक्टिविटी के लिए इस्तेमाल होता है, हमेशा लॉन्गर लेंथ के लिए इस्तेमाल होता है। सिटी टू सिटी या एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में अगर बहुत लंबी लॉन्ग हॉल कम्युनिकेशन बनाना है तो उस केस में हमारा जो ट्रांस और रिसीव दोनों जो होगा वो 1500-1550 के विंडोज पे होगा। ठीक है। आपने एक बार पूछा था मेरे से कि लॉन्ग हॉल कम्युनिकेशन, शॉर्ट हॉल कम्युनिकेशन में क्या लेंथ रखी जाती है, याद है? हम लोग लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे। हाँ जी सर। तो उसमें शॉर्ट हॉल कम्युनिकेशन अगर 1310 नैनोमीटर पे अगर हम कर रहे हैं तो शॉर्ट हॉल कम्युनिकेशन 1310 में होता है 15 किलोमीटर का। ठीक है, 15 किलोमीटर 1310 नैनोमीटर के शॉर्ट हॉल कम्युनिकेशन के लिए। अब लॉन्ग हॉल में भी 1310 भी इस्तेमाल होता है, 1550 भी इस्तेमाल होता है। तो जब 1310 नैनोमीटर का जब हम विंडो इस्तेमाल करेंगे लॉन्ग हॉल में तो उसकी जो लेंथ होगी वो होगी कितनी, 40 किलोमीटर लॉन्ग हॉल, बट 1310 नैनोमीटर के विंडो पे तो 40 किलोमीटर होगा। और अगर लॉन्ग हॉल में 1550 के विंडो पे हम जाएंगे तो 80 किलोमीटर होगा। तो 15 किलोमीटर शॉर्ट हॉल 1310 के विंडो पे, फिर लॉन्ग हॉल तो है बट विंडो 1310 की है तो 40 किलोमीटर, और लॉन्ग हॉल है विंडो भी हमने रख दी 1550 की तो 80 किलोमीटर। अब ये 80 और 60 ये दो फिगर मुझे कहीं दिखे हैं, एक जगह लिटरेचर में 60 किलोमीटर भी लिखा हुआ है, बट कल मैंने एक नोट्स में पढ़ा है रिसेट के, वहाँ पे 80 किलोमीटर लिखा हुआ है ना। तो 15 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 40 और 80 वाला लॉन्ग हॉल के लिए, बट 40 कब, जब 1310 नैनोमीटर का विंडो है, और 80 किलोमीटर 1550 के लिए। और जो 15 किलोमीटर है देखते ही समझ में आ रहा है कि ये छोटा डिस्टेंस है, शॉर्ट डिस्टेंस है, यानी वहाँ पे शॉर्ट हॉल कम्युनिकेशन इस्तेमाल हो रहा है। 99 नंबर है IRPSM, है ना। IRPSM आपका एक पोर्टल है जिस पर हम लोग वर्क्स प्रपोजल्स जो है अपलोड करते हैं। जो भी हमारे एस्टिमेट्स वगैरह हम लोग जो बनाते हैं, वर्क प्रपोजल्स क्रिएट करते हैं, वो हम लोग IRPSM के ऊपर ही ले जाकर अपलोड करते हैं, है ना। तो वर्क प्रपोजल्स के लिए IRPSM है, टेंडर्स के लिए IREPS है, इसके साथ में ये भी याद रखिएगा IREPS है ना टेंडर्स के लिए। स्टोर्स इंडेंट के लिए हमारे पास में पहले तो IMMS होता था, अभी हमारे पास में UDM है। नाम सुना UDM का आप लोगों ने? हाँ, तो स्टोर्स इंडेंट्स के लिए हम लोग आजकल UDM इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले IMS करते थे, IMMS बोलते थे उसको, इंटीग्रेटेड मटेरियल मैनेजमेंट सिस्टम, अभी UDM बोलते हैं, यूनिफाइड डेपो मैनेजमेंट। तो ये हो गया। और IRPSM वर्क प्रपोजल के लिए होता है, और ये IPS जो होता है, इंडियन रेलवे ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम, ये हमारे इसके लिए होता है। और पासिंग ऑफ बिल्स के लिए IRCWCMS बोलते हैं, ऐसा कुछ है, CWS है, ऐसा कुछ है, एक बार चेक कर लेते, रुक जाओ।
CWSM ऐसा कुछ है। देखो ये जो बिल जो आजकल हम लोग जो भी MB वगैरह जो फिलअप करेंगे वो IRWCMS के थ्रू होगा। मैं गलत लिख रहा था, IRWCSM है ना। तो ये नया है तरीका IRCWSM का। नहीं, मैंने फिर से गलत लिख दिया। देखो IRWCMS, IRCWMS, चलो अब सही हो गया। WCMS है ना, कितनी गलती करेंगे, अब सही है। तो ये थोड़ा चारों टर्म आप एक बार वापस देख लेना, IRPSM का, IREPS का फुल फॉर्म, और IRWCMS का, IMMS का और UDM का, है ना। तो जितने भी आजकल हम लोग बिलिंग वगैरह हो रहे हैं, MB वगैरह जो भी फिलअप होते हैं मेजरमेंट बुक्स वगैरह के, वो इसी पोर्टल से, इसी अकाउंट से किए जा रहे हैं, IRWCMS के थ्रू, है ना। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं इसको, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम, है ना। तो ये नई चीज़ है अभी हम लोगों के लिए, इंडियन रेलवेज वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम। IREPS क्या हो गया, इंडियन रेलवेज ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम। UDM, भाई साहब UDM का देख लो एक बार वापस, UDM तो यूजर डेपो मॉड्यूल, है ना। चलो यहाँ मैं लिख ही देता हूँ एक बार, मॉड्यूल, मैं मैनेजमेंट को कह रहा था गलती से, यूजर डेपो मॉड्यूल होता है ना। ये हो गया इंडियन रेलवेज ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम, हाँ, ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम। ये यहाँ पर क्या था, इंडियन रेलवेज वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम, थोड़ा बड़ा है, यहाँ लिखेंगे तो चलेगा, यहाँ लिख देते हैं, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम, है ना। अब IRPSM एक बार देख लो, इसको भी कंफर्म कर लेते हैं अभी, कहीं गलत ना हो। प्रोजेक्ट सैंक्शन एंड मैनेजमेंट, है ना, लंबा चौड़ा नाम है। IRPSM यहाँ लिख देता हूँ मैं, इंडियन रेलवेज प्रोजेक्ट सैंक्शंस एंड मैनेजमेंट, इसको नीचे ले आते हैं। चलो, तो इतने सारे फुल फॉर्म आपके यहाँ पे कवर अप हो गए। तो ये कुछ फुल फॉर्म है, जनरली आप लोग के केस में तो फुल फॉर्म ही आएगा, है ना। सबके पर्पस से एक बार याद रख लीजिएगा, UDM से हम लोग स्टोर्स इंडेंट करते हैं, वर्क्स प्रपोजल्स जो भी एस्टीमेट वगैरह जो हम लोग अपलोड करते हैं या मूवमेंट जब कराते हैं तो IRPSM के थ्रू कराते हैं। जो बिल्स वगैरह रिलीज हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह जो भी काम जो भी कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर्स, उनके जो बिल्स हैं और जो भी पैसे का लेन देन है, ट्रांजैक्शंस, वो सब IRWCMS के थ्रू हो रहा है। कितना काम हुआ है उसके हिसाब से बिल पेमेंट वगैरह, और जो टेंडर्स हैं वो हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं आजकल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, वो है IREPS। बस, तो इतनी चीज़ें याद रखिएगा, इससे बाहर जनरली नहीं आता है, वो सब ST में आता है, आप लोग में नहीं आएगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये पेपर भी हमने कवर करने की कोशिश की। हाँ, 100 नंबर है,
विच इज द नोडल एजेंसी फॉर साइट क्लियरेंस ऑफ वायरलेस इंस्टॉलेशंस। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें लोग कंफ्यूजन में WPC समझते हैं कि WPC होगा, वायरलेस प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन विंग जो है, लेकिन WPC की एक शाखा है, उसको बोलते हैं साकफा, है ना। वायरलेस जो प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन है उसका एक अलग अलग उसके तीन चार विंग है, उसमें से एक विंग है साकफा बोलते हैं, स्टैंडिंग एडवाइजरी कमेटी फॉर फ्रीक्वेंसी अलॉटमेंट या लोकेशंस। तो ये जो साकफा कमेटी है वो साइट क्लियरेंस देती है वायरलेस इंस्टॉलेशंस के लिए। अगर किसी को मान लो BTS टावर लगवाना है छतों के ऊपर या बिल्डिंग के ऊपर, या एक लिमिटेड हाइट तक टावर लगवाने हैं, या जो भी जिस एरिया में भी टावर लगाने हैं। अब जनरली क्या होता है कि जो GSM के जो टावर्स होते हैं 5 किलोमीटर के एरिया में लगता है, एक यहाँ लगा तो 5 किलोमीटर बाद लगेगा, लेकिन वो 5 किलोमीटर के दायरे में अगर ऐसा कोई सेंसिटिव एरिया है कि उसमें टावर नहीं लगा सकते तो नहीं लगा सकते। तो ये जो क्लियरेंसेस हैं ये साकफा प्रोवाइड कराती है, बट साकफा किसके अंडर में काम करती है? WPC के, है ना। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा कि जो साकफा है वो इसके 3-4 काम है, उसमें से एक काम ये भी है साइट क्लियरेंस का। फ्रीक्वेंसी अलॉटमेंट का तो है ही, फ्रीक्वेंसी एलोकेशंस का तो काम है ही, मेन तो काम वही है उसका, लेकिन साइट क्लियरेंस का भी सर्टिफिकेट साकफा ही देती है। तो ये याद रखिएगा। आपने अश्विनी जो भेजा था आंसर की, उसमें WPC दिया था, है ना। हाँ, तो WPC ठीक है, WPC मेन संस्था है, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर में काम करती है, लेकिन उसका एक विंग है साकफा, और वो साइट क्लियरेंस देती है किसी भी वायरलेस इंस्टॉलेशंस के लिए। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसको थोड़ा सा बुक मार्क करके रख लेना, है ना। चलिए अभी अगला है सेक्शन 33 यानी धारा 33 जो है वो कब से प्रभावी हुई? तो 1965 में 26 जनवरी से ये लागू हुई है ना। धारा 33 राजभाषा अधिनियम के अंतर्गत आता है और वो 26 जनवरी 1965 को लागू हुआ है। अब ये ऐसे डेट जो है ना, एक दो इसी के बस डेट आपको ढंग से याद रखने पड़ेंगे, धारा 33 वाले, बाकी सबके तो साल याद रखो तो चलेगा। इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर द आर्टिकल 343 351, ये जो भाग 17 है ना, मतलब यहाँ लिखा भी है, छोड़ो, ये भाग 17 जो है इसी के अंदर ये 343 और 351 तक के सारे अनुच्छेद आते हैं, है ना। 343 344 राजभाषा जो आयोग का जो गठन हुआ था वो 344 अनुच्छेद के तहत हुआ है। हमारी जो 22 भाषाओं का जो वो है जिक्र है वो अनुच्छेद 351 में है ना। ऐसे करके अलग अलग बने हुए हैं उसमें। तो 343 से 351 तक में जो 9 हमारे अनुच्छेद हैं ये संविधान के भाग 17 में इंगित है। ओके, भोजपुरी, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट अवेलेबल इन द 8th शेड्यूल, यानी 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो भोजपुरी शामिल नहीं है, बाकी सब है, सिंधी भी है, बोडो भी है, नेपाली भी है। 104 नंबर क्वेश्चन है कि फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, यानी आयोग के बारे में पूछ रहा है कि आयोग के प्रथम अध्यक्ष स्वर्गीय बीजी खेर जी थे, बाल गंगाधर खेर जी थे, है ना। अब इसमें थोड़ा सा याद क्या रखना है, यहाँ ओम मेहता करके एक नाम दिया हुआ है। ओम मेहता जो हैं वो प्रथम अध्यक्ष थे संसदीय राजभाषा समिति के, क्योंकि संसदीय राजभाषा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो गृह मंत्री होता है। हाँ, और ओम मेहता तब के तत्कालीन गृह मंत्री हुआ करते थे, इसलिए वो प्रथम अध्यक्ष थे संसदीय राजभाषा समिति जो 1976 में सेटअप हुई है ना। तो इस तरीके से याद रखिएगा। जब रेल सलाहकार समिति का जब गठन हुआ था उस टाइम में 1973 में, उस टाइम में ललित नारायण मिश्रा जी रेल मंत्री हुआ करते थे, तो इसलिए इनका नाम आता है कि फर्स्ट रेलवे हिंदी सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष थे वो ललित नारायण मिश्रा जी थे। तो 3 नाम बड़े फेमस हैं। प्रथम संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन थे? श्री ओम मेहता जी थे। जो राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो स्वर्गीय बीजी खेर जी थे। और प्रथम हिंदी रेल सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ललित नारायण मिश्रा थे। ये 3 ही लोगों के ऊपर क्वेश्चन आएगा, देखना कभी भी।
है ना। 106 नंबर क्वेश्चन है, ख क्षेत्र में कौन आएगा? तो झारखंड क है, दिल्ली क है, हरियाणा क है, बचा कौन? पंजाब। अब अगला क्वेश्चन देखो, वेन वॉज द प्रेजेंट कमिटी ऑफ पार्लियामेंट। अब प्रेजेंट कमिटी की मतलब क्या, लोग कंफ्यूज कर जाएंगे, उनको लगेगा कि हो सकता है कि कमिटी जो है ना बार बार बनती रहती होगी, तो यहाँ पे कंफ्यूजन इस चीज़ का हो सकता है कि जो संसदीय राजभाषा समिति की जो वर्तमान कमेटी है वो कब फॉर्म हुई? तो 1976 में ही बनी थी, जनवरी 1976 में प्रभावी हुआ था और तब से वही कमेटी है ना। इस कमेटी में 3 उप समितियाँ हैं और उसके ऊपर भी देखो क्वेश्चन नीचे दिया ही है कि 3 उप समितियाँ होती हैं। उसमें जो द्वितीय उप समिति होती है वो हमारे रेलवे को विजिट करती है। तो ये भी एक क्वेश्चन है, हम लोगों ने पढ़ा था कि रेलवे के भीतर द्वितीय उप समिति ही हमारी विजिट करती है। और 30 लोगों की कमेटी है, ये 30 लोगों की समिति है जिसमें 20 लोकसभा से हैं और 10 राज्यसभा से हैं। ठीक है, हो गया कंप्लीट। और अभी जो हमारे गृह मंत्री हैं वो हमारे संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष होंगे। और फिर नाम के बारे में एक क्वेश्चन पूछा है कि नाम का जो क्रम होता है वो किन भाषाओं में किस तरीके से रखा जाए। तो पहले रीजनल लैंग्वेज होता है, फिर हिंदी होती है, उसके बाद इंग्लिश होता है ना। तो क्रम हमारा ये होगा, पहले रीजनल लैंग्वेज, फिर हिंदी, फिर इंग्लिश। तो इस तरीके से आपका 110 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए।